30+ वीडियो के एनालिसिस के बाद मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आ रही हूँ, जहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि जितने भी टॉपर्स होते हैं वो क्या सीक्रेट स्टेप्स यूज़ करते हैं या स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपका एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा। आप इन स्टेप को इंक्लूड करो, आपका खुद ब खुद जो मॉक टेस्ट है, जो भी एग्ज़ाम्स के अंदर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप है 20/80 रूल। देखो 20/80 रूल में क्या है कि आपका जो भी सिलेबस है, आप किसी भी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस है। तो एक पॉइंट ये चीज़ आता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम का जब सिलेबस है उसको देखें। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, वो है आपका सिलेबस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो उस सिलेबस का जो 20% पार्ट होता है, वहीं से जो आपके 80% ऑफ द क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उन टॉपिक्स को करने की प्रायोरिटी सबसे पहले होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम आ रहे हैं, तो फर्स्ट फोकस कहाँ होना चाहिए? वहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो आप एग्ज़ाम्स दोगे, जो मतलब आप मॉक दोगे, तो उसके अंदर आपके जो मार्क्स होंगे वो खुद ब खुद इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात 20/80 रूल की। कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी आप किसी भी, जैसे EMRS की हो, DSSB का हो, ये हर एक एग्ज़ाम के अंदर वैलिड है। ठीक है, अब जो है इसका सिलेबस देखो, उसके अंदर देखो कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो आप ये पाओगे कि जो 20% ऑफ द सिलेबस है वो आपका 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो है क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, वहाँ पे किसी ने जो है PYQ मेंशन ना किया हो तो बोलना। हर एक जो टॉपर है वो PYQ मेंशन करते ही करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द की, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं और हमें फोकस कहाँ पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ें हैं कि हमें PYQ देखना, हमारा सिलेबस देखना, और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से 80% ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे उन टॉपिक्स को कवर करें एंड फिर उसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स पे फोकस करें, जिससे कि हमारा ओवरऑल जो सिलेबस है वो पूरा हो सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका? देखो, हम EMRS की बात कर रहे हैं। अगर हम EMRS की हम देखें तो हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो हमें फोकस करना है NCERT पे। किस पे फोकस करना है? NCERT पे। ठीक है, जब हम NCERT पे फोकस करेंगे, ये किस चीज़ के लिए मैं बता रही हूँ, वो है आपका सब्जेक्ट के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट TGT सोशल साइंस है तो आपको सोशल साइंस की जो NCERT है उसको फॉलो करनी है। ठीक है, अगर आप जो है TGT साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए जो है 6 to 10 की है ना, 6 to 10 की NCERT फॉलो करना है। अब बात आती है कि क्या इतने से हो जाएगा? तो लेकिन देखो, साइंस की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे और KVS के क्वेश्चन के बेसिस पे, NVS के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर, उसके बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि ये जो है थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए जो है थोड़ा सा जो लेवल है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कुछ आपको फिज़िक्स के टॉपिक्स ऐसे दिखेंगे जो कि 11th के बेसिस पे पूछा गया होगा, तो कुछ टॉपिक्स जो हैं ऐसे होंगे जो आपको कहाँ से करने होंगे, वो आपको 11th-12th की बुक से करने होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 11th-12th की एक चैप्टर करना है, लेकिन कुछ ही टॉपिक्स हैं जो कि 11th-12th के लेवल का पूछा जाता है, तो वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है। कैसे करोगे आप? वो आप करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे जहाँ पे आपको लगे कि ये टॉपिक 11th-12th का पूछा जा रहा है, उसको नोट डाउन कर लो कि हाँ, ये 11th-12th का टॉपिक है और मुझे वहीं से क्या करना है, कवर करना है।
ठीक है। तो ये चीज़ है, इस पे फोकस करना है। मतलब बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, तो यूट्यूब पे भटकने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी जो है लाइन टू लाइन कवर कर लोगे तो बहुत इनफ हो जाएगा आपको जो है मार्क्स लाने में। बहुत बेसिक है, एनसीईआरटी के अंदर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई करो तो। और फिर अगर मैं बात करूँ दूसरी चीज़, ठीक है, ये तो आपका सब्जेक्ट बेसिस पे हमने बात की। अब नेक्स्ट आता है आपका जो हिंदी और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसके लिए क्या करना है। और हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जब तक आप हिंदी और ये जो लैंग्वेज वाला रीज़न है, ईएमआरएस की मैं बात कर रही हूँ, तो ईएमआरएस के अंदर जो ये वाला पार्ट है उसको आप इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो इसमें जो है क्वालिफाई होना ज़रूरी है। आई गेस 40% है, शायद 40% है, एक बार देख लेना। तो इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं रीजनल लैंग्वेज में और लैंग्वेज में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब प्रिपरेशन कर रही हो तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, आप हिंदी और इंग्लिश को भी क्या करो, लेके चलो, ठीक है। जो पॉइंट वीक है उसको पढ़ो। अगर पर्यायवाची वीक है तो आप रोज़ जो है 10 पर्यायवाची जो है याद करो, ठीक है। तो यही एक तरीका है जहाँ आप जो है आगे निकलोगे बाकी लोगों से। जहाँ लोग सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप जो है दोनों सब्जेक्ट, तीनों चीज़ें साथ में लेके चलोगे, ठीक है। और ये है गेम चेंजर है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपकी जो कॉपी है वो चेक भी नहीं होगी। आपका सब्जेक्ट चाहे आप फुल मार्क्स भी ले आओगे तो भी जो है हिंदी और इंग्लिश में अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है या रीजनल लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं किया है तो आपकी जो कॉपी है वो चेक भी नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ईएमआरएस में सब्जेक्ट का रोल है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है सेल्फ स्टडी। ये सब चीज़ें ठीक है कि हम जो है बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, किसी का कोर्स ले लेते हैं, किसी कोर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं कि ये हमारा सिलेबस कंप्लीट कराएगा और जो चीज़ें करा रहे हैं वो चीज़ करते रहेंगे, हमारा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम खुद पढ़ते हैं, जैसे हम खुद एनसीईआरटी उठा के जब पढ़ते हैं तो हमें वो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो पाता है, ठीक है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि आप कोर्सेज कोई बुरी चीज़ होती है, लेकिन जब आप कोर्सेज से चीज़ें पढ़ते हैं तो वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर बुक पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, तो आप बुक को ज़्यादा प्रीफर करो, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन के अंदर पढ़ने के लिए, ज़्यादा रिटेंशन के लिए और कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए। रिवीजन, देखो बहुत बच्चे हैं जो कि रिवीजन के अंदर क्या करते हैं, लैग करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट इकट्ठा करने से नहीं, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट को बहुत ज़्यादा मतलब क्या करते हैं कि जहाँ से कंटेंट मिल जाए वहाँ से कंटेंट क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। वो चीज़ें नहीं करनी है। मतलब जितना हम पढ़ रहे हैं, अगर जो चीज़ आज पढ़ रहे हैं वो कल रिवीजन ना हो तो वो आपके दिमाग से जो है चीज़ें एक आध हफ्ते बाद एकदम से वैनिस्ड हो जाएंगी। तो उस चीज़ों को रिटेन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है रिवीजन रेगुलर करो, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ लैग करते हैं और रिवीजन छोड़ देते हैं और फिर जब दोबारा से वो पढ़ने आते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप इस चीज़ में लैग करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एग्ज़ाम के अंदर, हर एक एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि हर एक फैक्ट्स जो है, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं आपके शॉर्ट मेमोरी में होती है, लॉन्ग में नहीं होती। लॉन्ग में ले जाने के लिए आपको जो है रिवीजन या रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब तक आप रिपीटेशन नहीं करोगे, ठीक है, तब तक वो आपके जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस पे आपको फोकस करना है। फिर आती है प्रैक्टिस। जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, जितने भी टॉपिक आप कहीं और से पढ़ रहे हो, चाहे वो जीके हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या फिर इवन आपको जो सब्जेक्ट हो गया, अब जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो एटलीस्ट उस चीज़ का, क्योंकि आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न अभी फ़िलहाल अगर मैं लेवल 1 की बात कर रही हूँ, ठीक है, टायर 1 की बात करूँ तो वो तो आपके एमसीक्यू बेसिस है, ठीक है। तो एमसीक्यू बेसिस है तो वहाँ पे क्या मांग रहा है आपको, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। तो जितने एमसीक्यू हो सके उस चैप्टर से वो क्या करो, आप लगाओ, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अब टायर 2 की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव आ जाता है, तो वहाँ पे आपको जो है लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपका सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं तो उन चीज़ों से रिलेटेड आप रिटन भी प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपका जो टायर 2 है वो भी क्लियर हो सके, ठीक है।
और बाद में आप क्या, जब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 60-70% कवर हो जाए तो आपको क्या करना है, मॉक लगाना है। ठीक है, मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, किस चैप्टर में लैग कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, या फिर कहाँ पे आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हुए हैं, और कहाँ पे आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, कौन सा टॉपिक इजी है लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, अब ये इजी क्वेश्चन जो गलत हो रहा है आपको इसमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन हर बच्चा सही करेगा। आप गलत कर रहे हो इस चीज़ को तो आपका नेगेटिव होगा और आप लोगों से क्या हो जाओगे, पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी मॉक में, किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब अपने आप का सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है, वो यही तरीका है। यही जानना है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, स्ट्रॉन्ग है, और कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस का। मॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपको कहीं से भी मॉक मिल रहा है आप मॉक लगाओ। ठीक है, ठीक है, मॉक लगाने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपका जो ऑन टाइम है, जैसे अगर 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, तो आप उसको उसी तरीके से लेकर बैठो जिस तरह के एग्ज़ाम में पेपर होता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको आपका जो माइंड है उसको अडेप्ट कर पाएगा, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये रहे तरीके जहाँ पे जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं वो इन रूल्स का, मोस्ट ऑफ द सिलेक्टेड बच्चे इस रूल का जो है क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो करो और आप रिज़ल्ट देखो और बताओ।